हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही जोरदार वैकेंसी जो कि सीए और सीएमए के लिए और साथ ही सीएस के लिए भी जो वैकेंसीज आई हुई है। पावर ग्रिड की वैकेंसी जो कि अपने आप में एक महारत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और एक इतनी बड़ी पीएसयू है जहां पर करियर के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक सीए के लिए बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है और इतनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है कि आप आराम से अगर प्रिपरेशन करें तो काफ़ी कुछ इसमें मतलब अपना सिलेक्शन लेके और अपना करियर बहुत ही अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। खास करके ये वैकेंसी जो है अभी रिसेंटली जिनके सीए क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए, और जो एक अटेम्प्ट पहले जो सीए बने हैं और अभी गवर्नमेंट में जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित है। ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी आप लोगों के लिए ही है। जो सीए ऑलरेडी 4-5 साल बने हो गए हैं उनके लिए वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एज का है। एज जो है वो मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो आगे मैं बताऊंगा 28 ईयर ओल्ड रखी गई है। तो जिनकी एज 28 से अगर अनरिजर्व कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और वो अगर 28 से ज्यादा क्रॉस हो गए हैं तो उनके लिए तो वैकेंसी है ही नहीं है। ठीक है। तो जो यंगेस्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी है जो रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं एक बैच पहले या अभी जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया है और जिनकी जीएमसीएस वगैरह जो कंप्लीट हो गई है, और कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जो पावर ग्रिड ने इसमें पहली बार डाले हैं। ऐसा नहीं कि वैकेंसी पहली बार ही आई है, ये वैकेंसी कई बार हर साल लगभग आती रहती है। पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की। तो मैं आपको इसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो पावर ग्रिड ने पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जस्ट रेलिवेंट पार्ट को देखते हैं और कुछ ऐसे पार्ट को मिस कर देते हैं जो हमारे लिए आगे जाकर थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। यानी फॉर्म फिल करते टाइम पे हमें सब इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये आज की डेट का नोटिफिकेशन है 17 जुलाई 2024 का। ठीक है। और आज ही पावर ग्रिड ने ये नोटिफिकेशन निकाला है, और इस नोटिफिकेशन में जो खास बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये फाइनेंस डिसिप्लिन का भी है और कंपनी सेक्रेटरी डिसिप्लिन का भी है। देखा जाए तो मोटा मोटा सीए, सीएमए और सीएस तीनों प्रोफेशनल आ गए। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ गया सीए और सीएमए, और कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें सीएस अपना कवर हो चुका है। यानी कॉमर्स के तीनों सरताज आ चुके हैं, सीए, सीएस और सीएमयू। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें दो कंपनी के नोटिफिकेशन हैं, एक है पावर ग्रिड का और एक है सीटीयूआईएल का। ठीक है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो कि हम आगे देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो वैकेंसी है ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पावर ग्रिड का ही पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पावर ग्रिड के बारे में कि पावर ग्रिड के का क्या स्टेटस है। तो पावर ग्रिड है पहले बात तो महारत्ना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है आपकी कंपनी के लिए। अगर आप यहाँ काम करते हो तो अपने आप में एक प्राउड आपको फील होगा कि मैं एक महारत्ना में काम करता हूँ, जिसका पैकेज सैलरी वगैरह तो हाई है ही। उसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट एक अलग ही होता है। भारतनाम में काम करना मतलब आपकी कंप्लीट लाइफ सेट होना। आप वर्क कल्चर, प्रोफेशनलिज्म या अपनी नॉलेज का जो यूज, जो अपन कह सकते हैं कि इंडेस वगैरह जो हमने पढ़े हैं, कंपनी ऑडिट अपन ने जो पढ़ी है, ऑडिटिंग सॉरी, उसके अलावा जो हमने लॉ जो देखे हैं, उनका बेहतरीन आपका इस्तेमाल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे ढंग से होता है। और मेरे कई जो एस्पिरेंट पहले जो रह चुके हैं वो इसमें काम करते हैं और उनसे मेरी लगातार बातचीत होती है। तो वो यही बताते हैं कि सर मतलब इतना कंप्लीट सेटिस्फिकेशन है कि ना पेमेंट के हिसाब से ना वर्क के हिसाब से बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर रिसेंटली आने वाली है वैकेंसी, तो आज ये आ भी गई है। तो पावर ग्रिड एक महारत्ना पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है। बेसिकली जो पावर ग्रिड का काम है, ये आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं, ठीक है, जहां से पावर जो सप्लाई होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होती है उनको पावर का ट्रांसमिशन करती है पावर ग्रिड। ठीक है। तो पूरे इंडिया में बहुत बड़ा स्टेक है इसका,
और बहुत बड़ा नेटवर्क है पावर ग्रिड का। ठीक है, बाकी हम जब कंपनी जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सब वर्क कल्चर के बारे में पता चल जाएगा। फाइनेंशियल अगर एस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो ग्रॉस जो टर्नओवर है कंपनी का करंटली वो है 46,913 करोड़ रुपए का तो ग्रॉस टर्नओवर है। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 15,573 करोड़ का 15,500 करोड़ का तो कंपनी में क्या है प्रॉफिट है। तो आगे चलकर जब मैं बताऊंगा कि कंपनी में जो सैलरी में एक अलग से एक एलिमेंट मिलता है पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉयज में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कितना कितना मिलता है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी की अगर बात करें तो वो है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया, जो कि पावर ग्रिड की फुली ऑन पूरा 100% जो अंडरटेकिंग है वो पावर ग्रिड के पास में है, यानी सब्सिडरी कंपनी है पावर ग्रिड की, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के रूप में काम करती है, यानी इसी का भी नोटिफिकेशन इसी के साथ में, इसमें जो पोस्टिंग होगी वो अलग कंपनी में होगी, रिक्रूटमेंट जो है वो पूरा इसका पावर ग्रिड ही करवाएगा। क्लियर हो गया जी। चलिए, अब बात आती है मेन पॉइंट की कि पावर ग्रिड की जो वैकेंसी है वो कितनी है। अगर सबसे पहले मैं पावर ग्रिड की बात करूं, क्योंकि दो कंपनियों के नोटिफिकेशन है, एक पावर ग्रिड का, दूसरा सीटीयूआईएल का। तो पावर ग्रिड की जो वैकेंसी है ऑफिसर फाइनेंस की, यानी सीए और सीएमए के लिए, जो टोटल वैकेंसी है वो है 36। टोटल जो 36 वैकेंसी है उसको गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के हिसाब से देखिए तो 16 वैकेंसी जनरल कास्ट के लिए है, 6 जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 3 एसटी कैटेगरी के लिए, और उस पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब यहाँ पर नीचे डिफाइंड है कि 1 बैकलॉग वैकेंसी, एक वैकेंसी पहले से ही खाली चली आ रही है जो बैकलॉग में पुराने नोटिफिकेशन में फिलअप नहीं हुई थी, वो होगी यहाँ पर एसटी कैटेगरी के। 8 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 3 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, बाकी जो ये एच आई और जो ये जो पीडब्ल्यूबीडी के जो रिजर्वेशन दिए हैं ये गवर्नमेंट के रूल के अनुसार है। ठीक है, तो टोटल अगर सीए या सीएमए के लिए देखें तो 36 वैकेंसी है। 36 में से 16 वैकेंसी जनरल के लिए, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये हो सकता है नंबर्स में आपको कम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे अपने लाइफ में अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कॉमर्स के फील्ड में कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ऐसे बड़े बिग फिगर्स में नहीं आती है। 500, 1000, 2000, 20,000, जैसे टीचर्स की वैकेंसी आती है ना, 10,000 टीचर्स की वैकेंसी, 5,000 टीचर की वैकेंसी, ऐसे नहीं आती है। ये नंबर ऑफ जो फिगर्स है वैकेंसीज का है वो हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्टर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 रहता है। और अगर कहीं ऊपर जाता है, जो मैंने अपने करियर में देखा है वो सिर्फ कोल इंडिया का देखा है मैंने, कि कोल इंडिया ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 150 200 के आसपास वैकेंसी आती है। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी महारत्ना और है कोल इंडिया को छोड़कर, उनमें 10 15 20 25 30 ये वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको तो हमेशा एक ही चीज सोचनी है ना, मेरे लिए तो एक सीट चाहिए, मुझे टोटल 36 नहीं चाहिए भाई, मेरे को तो एक सीट के लिए फाइट करना है। मैं चाहे किसी भी कैटेगरी में हूं, मेरे को एक सीट के लिए फाइट करना है, एक सीट के लिए तैयारी करनी है। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए टोटल 3 वैकेंसी है, ऐसे बहुत कम वैकेंसी आती है। सीएस के लिए आप मान के चलिए कि न के बराबर गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है, इक्की दुक्की कोई कंपनी में वैकेंसी आती है, बाकी प्राइवेट स्कोप ही ज्यादा रहता है सीएस के लिए। तो 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है और 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है। ये तो बात हुई जी पावर ग्रिड की। ठीक है, अब चलते हैं सीटीयूआईएल की बात। ठीक है, जो दूसरी जो सब्सिडरी कंपनी है, सॉरी पावर ग्रिड की जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है उसकी बात करते हैं कि उसमें कितनी वैकेंसी है। तो सीटीयूआईएल में अगर फाइनेंस में देखें वैकेंसी तो 3 टोटल वैकेंसी है, 2 वैकेंसी जनरल में है और 1 वैकेंसी ओबीसी में है। तो अगर मैं टोटल अगर बात करूं इसमें तो 36 तो हो गई पावर ग्रिड में और 3 हो गई सीटीयूआईएल में, यानी टोटल 39 वैकेंसी होगी। आप इसको ऐसे सोचिए। ठीक है, और सीएस के लिए सीटीयूआईएल में 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी में, तो 3 वैकेंसी पावर ग्रिड में थी और 1 वैकेंसी सीटीयूआईएल में है, तो टोटल 4 वैकेंसी हो गई है। क्लियर है, आपको हमेशा 36 या 3 नहीं देखना, आपको हमेशा 39 देखना है। 39 बहुत बड़ा फिगर है अगर देखा जाए तो। क्लियर हो गया। चलिए जी,
आगे ये रिजर्वेशन की बातें हैं, ये आप उसमें देख लेना नोटिफिकेशन में, जो रेलिवेंट पोर्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। सबसे पहला आता है ऑफिसर फाइनेंस, ऑफिसर ट्रेनी, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनी तो हो गया फाइनेंस वाला, और कंपनी सेक्रेटरी जो है, तो कंपनी सेक्रेटरी, ऑफिसर ट्रेनी तो मेन कोड हो गया पोस्ट का, और फाइनेंस डिसिप्लिन और कंपनी सेक्रेटरी डिसिप्लिन। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए मेन असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, असेंशियल मतलब ये तो होना ही चाहिए, इससे कम अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, असेंशियल क्वालिफिकेशन का ये मतलब है। क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी कंपनी सेक्रेटरीज का एसोसिएट मेंबर होना चाहिए। किस दिन, जिस दिन फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, और किस दिन, ऑन 7 अगस्त 2024 के दिन। इस दिन के बाद नहीं, इस दिन तक आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो सीएस के जो है उसके मेंबर होने चाहिए, एसोसिएट मेंबर होने चाहिए। जबकि फाइनेंस के लिए क्या लिखा हुआ है, सीए और आईसीडब्ल्यूए सीएमए सिर्फ पास होना चाहिए, एसोसिएट मेंबर होने के लिए नहीं है। तो इन दोनों में फर्क हो गया। अगर ये एसोसिएट मेंबर यहाँ पे लिख दिया होता तो इसका मतलब ये होता कि आप जो है वो सीए पास होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा मेंबर बनना भी जरूरी है। और मेंबर कब बनते हैं, जब आपकी जीएमसीएस वगैरह जो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद मेंबरशिप नंबर अलॉट होता है, तब जाकर आप सीए के मेंबर बनते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो नए रिसेंटली अभी जो सीए बने हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, यानी उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नए न्यूली चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं और जिनकी एज अभी 28 नहीं हुई है। ठीक है जी, अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर है जनरल कैटेगरी के लिए। और किस दिन से, 7 अगस्त तक आप 28 साल के होने चाहिए मैक्सिमम। और 7 अगस्त के बाद, 7 अगस्त के बाद में अगर आपकी उम्र अगर इससे पार जा रही है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। क्लियर हो गया। चलिए जी, अब आते हैं पर्क्स की बात कि क्या पेमेंट हमको मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी हमको इस वैकेंसी में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1 साल की, कंपनसेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। बेसिक पे आपका 40,000 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जो अभी 44.3% चल रहा है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, अभी 1 जुलाई से और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वार्टरली आता है आपका आईडीएम। एक तो होता है डीएम, डियरनेस अलाउंस, सीडीए जिसको बोलते हैं, जो 100% जो गवर्नमेंट होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वो सीडीए पैटर्न को फॉलो करते हैं, और जो पीएसयू है वो आईडीए पैटर्न को फॉलो करती है। उसके अलावा एचआरए, एचआरए की मैं बात करूं तो एचआरए जो है वो जो ए बी सी 3 कैटेगरी बनी हुई है, उसमें 10, 20, 30% जो है, जैसे ही अभी आईडी 50% पे हो जाएगा, तब आपका जो एचआरए है वो 10, 20, 30% हो जाएगा। यानी ए कैटेगरी की सिटीज है तो 30% बेसिक का, बी कैटेगरी की सिटीज है वहां पर 20%, और सी कैटेगरी की सिटी में 10% आपका एचआरए रहेगा। ठीक है, उसके अलावा एंड पर्क्स, पर्क्स कितनी, 12% ऑफ बेसिक पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये फिगर जो 12% आ रहा है, ये आपका 35% हो जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 1 साल के बाद में। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपको E2 लेवल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। ये जो कैटेगरी है 40,000 बेसिक, ये है आपकी E1 कैटेगरी। यानी यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, बेसिक सैलरी मिलेगी यहाँ पर 40,000। ठीक है, उसके बाद आपको आईडीए मिलेगा लगभग 45% की रेट से, प्लस आपको एचआरए मिलेगा, अगर आप दिल्ली पोस्टेड होते हैं तो 30% आपको एचआरए मिलेगा। प्लस इसके बाद में अभी तो 27% है एचआरए, जब ये 50% हो जाएगा तो 10, 20, 30 हो जाएगा। उसके अलावा आपको पर्क्स मिलेगी, 12% आपको पर्क्स मिलेगी। ठीक है, ये आपका सैलरी का एलिमेंट रहेगा। लेकिन जैसे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और 1 साल तो यूं निकल जाता है पता ही नहीं चलता, तब आपको प्लेस कर दिया जाएगा E2 लेवल पे। और E2 लेवल पे बेसिक सैलरी कितनी होती है, 50,000 रुपए होती है। 3% हर साल आपको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपके 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको डीएनएस अलाउंस जो पहले से मिलता आ रहा था, परक्यूसीट अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, ये कितना होता है, ये कैपिटल अप्रोच ये होता है 35%।
जो ट्रेनिंग पीरियड में 12% था वो आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो और नॉन मैनेटरी बेनिफिट्स है, ग्रेजुटी, पेंशन, ये लैपटॉप वगैरह, मोबाइल की फैसिलिटी, लैपटॉप की फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती है पावर ग्रिड की, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा आपको लोन भी ले सकते हो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, एडवांस ले सकते हो इन सब्सिडाइज रेट, इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस। जो आप जब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आप जो है इसमें लोन ले सकते हो। जैसे एसबीआई की रेट है मान लो हाउसिंग लोन की 9%, तो आपको पावर ग्रिड जो है वो मात्र 6% में, 5% में आपको लोन देगा, जिससे जो है आप इसमें जो लोन और एडवांस की जो फैसिलिटी है उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉन्ड। ये सबसे काम की चीज है कि आप 1 साल की जब ट्रेनिंग में रहोगे तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 लाख रुपए का बॉन्ड। ठीक है। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 लाख रुपए का बॉन्ड। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और कितने साल तक के लिए? ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 साल। ये ध्यान रखना है, ये लिखा है ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर, ये वर्ड लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड एंड देयर आफ्टर। तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद में मिनिमम आपको 3 साल आपको सर्व करना है। और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 5 लाख रुपए का बॉन्ड, 2.5 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात आती है कि फॉर्म भरने की फीस क्या है। ठीक है। फॉर्म भरने की जो फीस है वो है आपकी 500 रुपए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उनके लिए 500 रुपए की फीस रहेगी इसमें। क्लियर हो गया जी? चलिए साहब, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि और हमारा रेलिवेंट पॉइंट क्या है इसमें। अब आता है कि एज में रिलैक्सेशन जो है, एज में जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्मल जो आपको पता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। यानी आप नॉर्मल एज जो जनरल कैटेगरी में 28 डिसाइड की हुई है, तो आप 31 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 31 की एज है और आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रिमिलियर, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं, तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन है। एनसीएल आपको पता है ना कि आपके पेरेंट्स की और आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, वो एनसीएल में आता है। इसके बाद एस सी एस टी कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी वो 33 तक फिल कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन है। क्लियर हो क्या? चलिए जी, अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो कौन से ईयर में होना चाहिए? 23-24 का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब जारी होना चाहिए? 1/4/2024, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। और 7 अगस्त फॉर्म फिल होने की क्लोजिंग डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, बट नोट लेटर देन, देखो वर्ड को ध्यान रखना, बट नोट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीबीटी 2024, यानी 7 अगस्त के बाद का जारी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप की इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो तुरंत सबसे पहला काम ये करिए कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइए। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं है तो ये ध्यान रखना 7 अगस्त से पहले पहले वो जारी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज बहुत इन्होंने डिस्प्यूट वाली बात तो रखी नहीं है, हर चीज नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया हुआ है। ऐसे ही चीज जो है वो ओबीसी में इन्होंने क्लियर बताया हुआ है कि ओबीसी का एनसीएल, नॉन क्रिमिलियर जो सर्टिफिकेट है वो 2324 का होना चाहिए और वही 1 अप्रैल 2024 के बाद जारी होना चाहिए और 7 अगस्त के बाद का नहीं होना चाहिए। ये क्लियर, आप इस चीज को नोट कर ले। जो नए कैंडिडेट है, पहली बार जो एग्जाम दे रहे हैं और सीरियस है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, पावर ग्रिड में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन 2 पॉइंट को तो जरूर से नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद आता है जो बाकी और जो चीज है, रेलिवेंट पोर्शन को हम देख रहे हैं, बाकी तो इतना कोई ज्यादा खास नहीं है, जहां पर रेलिवेंट होगा वो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। अब आता है मेन बात कि पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा वो कैसे रहेगा। सबसे पहली बात है कि 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 120 मिनट का। ठीक है।
और 120 मिनट में आपके 4 आंसर आएंगे ए बी सी डी, क्योंकि कई एग्जाम में 5 भी आते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा, वो कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं रहेगा। 120 क्वेश्चन जो है पहले के, वो आएंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या, अकाउंट्स भी आती है, पोस्ट भी आती है, एफएम भी आती है, लॉ भी आती है, इनकम टैक्स भी आती है, जीएसटी भी आती है, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमारी प्रोफेशनल नॉलेज हो गई, अकाउंट, पोस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, आईटी, जीएसटी। इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है जनरल पेपर का 50 क्वेश्चन। इसमें क्या आता है, इसमें आता है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। ये बेसिक चीज आती है जो अपने कोर्स में दी हुई है। और प्रोफेशनल का तो भंडार दिया हुआ है, काफी मतलब पिछले से 2-3 बैच में काफी सिलेक्शन हुए हैं पावर ग्रिड में अपने यहाँ से। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे, लेकिन पोर्टल पे जिस तरह का मटेरियल जिस तरीके का दे रखा है, प्रिंटेड नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, उसमें सब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। कैसे पढ़ना है, प्रीवियस पेपर कैसे आए थे, प्रीवियस पेपर में बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस पेपर आपकी गीता है, आपको बताएगी कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। पोस्टिंग से कैसे आ रहा है, अकाउंट, एफएम, ऑडिट में से क्या पढ़ना है, क्योंकि जनरली यही सब चीज सबसे फर्स्ट जो बच्चा जब आता है सीए बनके तो यही मिस होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, यही नहीं पता। और आपने अगर इसमें लापरवाही कर दी तो ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने से रह जाएंगे, अगर आप सिंसियर है और अभी तुरंत सीए बनते ही गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो। क्लियर हो गया। चलिए, मार्क्स की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 1/4 मार्क्स, ठीक है जी। चलिए सब, इसके बाद आता है कि इन्होंने बता दिया कि ये रीजनिंग में क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा डीआई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ और जनरल अवेयरनेस और जीके। जनरल अवेयरनेस रिसेंट वाली करंट वाली जीके आती है, ज्यादा कुछ 15-15, 10-10, 20-20 क्वेश्चन होते हैं, वो सारा मैंने कोर्स में दिया हुआ है। इसके बाद कितने नंबर लाना मिनिमम जरूरी है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 30% मार्क्स इन इंडिविजुअल, दोनों में सेपरेटली होना जरूरी है, ध्यान रखना। प्रोफेशनल पेपर में भी 30% आना चाहिए, और जो नॉर्मल जो जनरल पेपर है एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें भी आपका 30% आना चाहिए, और ओवरऑल 40% आना चाहिए। यानी 120 क्वेश्चन है तो उसका 30% यानी 36 क्वेश्चन इसमें करेक्ट होने चाहिए, और 50 का 30% यानी 15 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के करेक्ट होने चाहिए। क्लियर हो गया जी। रिजर्व कैटेगरी के यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए मिनिमम 30% ओवरऑल, और इंडिविजुअली अगर देखें तो 25% आपके एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में और 30% प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट में आपके इंडिविजुअली आने चाहिए। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% ओवरऑल करेक्ट होनी चाहिए, और इंडिविजुअली 30% होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो है वो 25% और ओवरऑल जो है वो 30% उसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। रिटर्न टेस्ट हो गया। रिटर्न टेस्ट के बाद में जो है आपका क्या होगा, जीडी होगा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको जो है वो सेकंड स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जीडी ग्रुप डिस्कशन जो होगा, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन के बाद में आपका जो है वो क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो जीडी के लिए क्लियर लिखा हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी उसमें कोई मिनिमम नंबर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरव्यू जो है उसमें आपका जो है कम से कम कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन, ओबीसी, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, इनके लिए 30% होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, और जीडी के लिए कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं। क्लियर। चलिए जी, इसके बाद वेटेज जो है, वेटेज क्या है, वेटेज की अगर बात करें तो टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, रिटर्न के मार्क्स का वेटेज रहेगा 85%, जीडी का वेटेज है 3%, और इंटरव्यू का वेटेज है आपका 12%, ऐसे करके टोटल जो है वो 100% के हिसाब से आपका फाइनल मार्कशीट बनेगी। और फाइनल मार्कशीट जो बनेगी, उस फाइनल जो मेरिट बनेगी, उसी के बेसिस पे जो है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आप फाइनली पावर ग्रिड के मेंबर है या नहीं है। अब आपको देखना है कि आपको कैसे करना है।
क्लियर, इन्होंने ये भी बता दिया जी, जीडी और पर्सनल इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं। ऐसा ये लाइन इसलिए डालना जरूरी ये थी क्योंकि इनको कई मेल आती थी, कई आरटीआई आती थी कि हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, हिंदी में जब प्रधानमंत्री बोलता है तो आपको बोलने में क्यों शर्म आ रही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, भाषा का टेस्ट नहीं हो रहा वहां पर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जीडी और जो पीआई है पर्सनल इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो डेट इन्होंने बताई, ये जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ कहाँ आएंगे। एग्जाम सेंटर जो है वो दिल्ली एनसीआर ज्यादातर यही आता है, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। तो ये इन जगह पर एग्जाम आपका रहेगा। एग्जाम कब होगा उसके बारे में अपन आगे कभी बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, अभी तो फॉर्म फिल करो, बाकी की बात में देखेंगे अपन। ठीक है, जो फॉर्म की जो डेट है वो कब से रहेगी, 17 तारीख, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। 7 अगस्त हमारी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। और देरी का वेट ना करें, और ये इस लिंक पे पावरग्रिड की वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ तक कि ये सारी हमारे लिए रेलिवेंट बातचीत हो गई है कि हमें जो कैसे करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर ए पोस्ट, यानी एक ही बार में एक ही एप्लीकेशन में दो चीज नहीं भर सकते कि मैं सीएस भी भर दूं सीए भी भर दूं, नहीं। आपको अलग अलग जो है वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपके मेल आईडी पे सब कुछ आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो क्वालिफिकेशन वगैरह के जो है वो पीडीएफ में अपलोड करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन वन पीडीएफ। ठीक है, तो कब से, सीपीटी से, सीपीटी या जो फाउंडेशन बोलते हैं, सीपीटी से लेकर फाइनल तक की मार्कशीट आपकी अपलोड करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का या 12th का जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो आपको पीडीएफ आपको यहाँ पर स्कैन करके लगानी है। चलिए जी, इसके बाद आपके सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज, ये सब और तो चीजें हैं हम, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जरूर इसमें आपको लगानी पड़ेगी, पीडीएफ स्कैन करके डालना पड़ेगा। ठीक है, और मैं जो पहले भी कह रहा था कि कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो 3 MB में पीडीएफ में आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो सबसे पहला फोकस जो है वो आप करिए इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये करिए। ठीक है, और अगर आप किसी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो एनओसी आपको पीडीएफ में अपलोड करनी पड़ेगी। एनओसी चलो अभी अपन अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि इतनी जल्दी हो सकता है आपको एनओसी ना मिले, तो आप अंडरटेकिंग देके भी काम चला सकते हैं, बाद में जब इंटरव्यू के टाइम पे आप एनओसी सबमिट कर देंगे तो चल जाएगा, इतना कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि आप, ये सब रिजर्वेशन की बातें हो गई, ये इतना कोई रेलिवेंट बात नहीं है। ठीक है, और मेन तो जो थी वो मैंने सारी बता दी आपको। और डेट का बड़ा ध्यान में रखना है कि फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 17 जुलाई, अभी 5 बजे से चालू हो जाएंगे फॉर्म, और 7 अगस्त तक रात के 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी जो कट ऑफ डेट देखी जाएगी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जैसे एज के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, वो हर चीज, कैटेगरी का स्टेटस के लिए कि आप ओबीसी, जनरल, एससी क्या है जो भी है, वो 7 अगस्त के दिन के हिसाब से देखा जाएगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये चीज कट ऑफ डेट का ध्यान रखना कि 7 अगस्त के हिसाब से आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है। बाकी इसके अलावा जो आप अगर मान लो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो कि इस वैकेंसी के लिए डेडिकेटेड हमें कोई प्रिपरेशन का मटेरियल मिल जाए, तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज, तेजस, नीचे जो लिंक दिया हुआ है तेजस कॉमर्स क्लासेज का ऐप इंस्टॉल करना, और उस ऐप के में स्टोर सेक्शन में जाना, और वहां स्टोर सेक्शन में ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो कोर्स बना हुआ है उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट समराइज नोट्स दिए हुए हैं। आपको प्रिंटेड इसमें बुक्स मिलेगी, कंप्लीट प्रिंटेड बुक्स मिलेगी, एमसीक्यू बैंक मिलेगा, ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे 50+, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पेपर देख सकते हैं। ओएनजीसी में कैसे आया था,
एनटीपीसी में कैसे आया था, पिछली पावर ग्रिड भर्ती में कैसे आया था, उससे पहले वाली भर्ती में कैसे आया था, ठीक है। तो उससे आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा और एक चीज समझ में आएगी कि एग्जामिनर पूछता कैसे। बाकी इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, अपन को कैसे तैयारी करनी है, वो मैं जरूर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन ये मान के चलिए, आपने सीए बनने में जितनी मेहनत की है, एक बार के लिए 2 महीने और आप मेहनत करिए, अपनी जो स्टडी है उसको बरकरार रखिए। ये ना सोचिए कि मेरा नंबर नहीं आएगा, हर कोई ये सोचेगा तो कोई तैयारी नहीं करेगा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एक भी सीट आ रही है तो आप उसके लिए फाइट करिए, हो सकता है वो एक सीट के लिए आप ही हो। ऐसे अगर देखा जाए तो पावर ग्रिड जो है कैंपस प्लेसमेंट में जो पहले लेती थी वो मेरिटोरियस बच्चे को लिया करती थी, यानी जिसकी रैंक अंडर 50 में है वही बच्चे इसमें पावर ग्रिड में जॉब किया करते थे। लेकिन टाइम बदला, पावर ग्रिड कैंपस प्लेसमेंट में जाने की जगह ओपन रिक्रूटमेंट में आया, और ओपन रिक्रूटमेंट मोड में आने के बाद में आप सबके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, चॉइस आपकी है। आप हार्डवर्क करते हैं तो हो सकता है मेरिट वाला बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम फाइट ना कर पाए, आप फाइट कर पाए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ पर कोई भेद नहीं है कि जी उसकी 50 के अंडर रैंक है तो वही जॉब पाएगा, 20 लाख का 25 लाख का पैकेज उसी को मिलेगा, हमारे को नहीं मिलेगा। नहीं, इतनी अच्छी महारत्ना जैसी कंपनी आपको मौका दे रही है काम करने का, और आपके पास में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अभी रिसेंट पढ़ाई करके आए हैं, अभी 1 साल हुआ होगा आपको पढ़ाई किया, अभी 6 महीने हुए होंगे, अभी 3 महीने हुए होंगे, तो बस आप वापस से जुट जाइए। और ये मान के चलिए कि जो 1 लाख रुपीज पर सैलरी का, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि आप जब आप E2 लेवल पे आएंगे तो आराम से आपकी जो ग्रोथ सैलरी है वो 1 लाख रुपीज आराम से बन जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी। और जो मैं कह रहा था पीआरपी की बात, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है जो एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट होता है दीपावली के टाइम पे। तो एक एम्प्लॉय के लगभग 1,50,000 से 250 तक हर साल पीआरपी आता है। ये मेरे कुछ एस्पिरेंट जो पहले के से जो काम कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया है, और ये मुझे अच्छे से पता है कि पावर ग्रिड का अच्छा, सबसे अच्छा पैकेज है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और ओएनजीसी, इन तीनों का तो मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, आपने इतनी मेहनत की है तो और मेहनत कीजिए, और इस मेहनत में हम आपके साथ में हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल जो रेलिवेंट होगा वो बेस्ट से बेस्ट और बहुत ही कम कीमत पे, मतलब प्राइस तो कोई यहाँ पर वही नहीं है, आपके करियर के आगे प्राइस का तो कोई मैटर ही नहीं करता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर डेडिकेटेड आपको सारी चीजें मिलेगी, जिस पर अपडेटेड मटेरियल रहेगा, क्या बोलते हैं, प्रिंटेड मटेरियल रहेगा, और समराइज चीज रहेगी, और कॉम्पिटिटिव पैटर्न के हिसाब से रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसे तो सीए के या आईसीएमए के आप स्टडी मटेरियल पढ़ते जाओ, आपको यही पता नहीं चलेगा कि मुझे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस जर्नी में तेजस कॉमर्स क्लासेज आपके साथ है। आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर बना के लेके आऊँगा। बाकी डिटेल प्रिपरेशन कैसे करनी है वो एक और वीडियो में लेके आऊँगा इसके लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।